अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। और इससे पहले कि आज की सबसे बड़ी खबर पर तबसरों का सिलसिला शुरू किया जाए, मेहमानों का तारुफ कराए देते हुए नसीरुद्दीन खान नैयर साहब सीनियर तजियाकार में से स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। अतर काज़मी और राना मुर्शिद साहब हस्ब मामूल हमारे शो का हिस्सा हैं। अब तक की जो सबसे बड़ी टॉप स्टोरी है वो एक बड़े फोरम के हवाले से है। 21वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, जिसका एलामिया ISPR की जानिब से जारी कर दिया गया है। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसे फ़ौज के बड़े फोरम्स में शुमार किया जाता है और इसमें ना सिर्फ ये कि स्ट्रेटजी पर गौर किया जाता है, बल्कि डिफरेंट जो ऑपरेशनल और तरबियती अमूर हैं उन पर भी बातचीत की जाती है और ये एनुअली होती है। इस पर राना साहब और जनरल साहब ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते होंगे, वो तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसकी अहमियत इस लिहाज से भी ज़्यादा है कि वो पॉलिटिकल सिचुएशन जो बड़ी वॉलेटाइल थी और इसमें तरह तरह के इल्ज़ाम तराशी गोलाबारी जारी थी, उसमें कुछ चीज़ें यहाँ अखज़ की गई हैं। वो पॉइंट्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी हैं जो इस फोरम ने अखज़ किए हैं। वो ये हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो कस्टोडियल टॉर्चर के इल्ज़ामात लगाए गए, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बात की गई और ये कहा गया कि सियासी सरगर्मियाँ रोकी जा रही हैं। इस तरह के इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है ताकि मामूली सियासी मफादात हासिल किए जा सकें। पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 9 मई के जो इंसिडेंट है उसके यौम स्या के उस दिन जो वाक़यात हुए उसकी सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की गई है और साथ ही ये अज़म किया गया है कि शुहदा की यादगारों, जिन्ना हाउस और फौजी तनसीबात पर जिन लोगों ने हमला किया, पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और ये भी कनेक्ट किया गया कि जब मुजरिमों और उकसाने वालों के खिलाफ कानूनी ट्रायल शुरू हो ही चुके हैं तो ये वक्त आ गया है कि रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने और सियासी तौर पर बगावत करने वाले मनसूबा साजों और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के मजमूम मनसूबे के मास्टरमाइंड्स के गिर्द भी कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। दिस इज़ फॉर द फ्यूचर। और ये भी कहा गया है कि बिगाड़ पैदा करने और ख्याली और शराब के पीछे पनाह लेने वालों की कोशिशें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस तमाम लोगों के बदसूरत चेहरों को छुपाने के लिए धुंधलाहट का पर्दा डालना बिल्कुल फजूल है। यानी स्मोक स्क्रीन्स की भी बात की गई है सलामी में। और भी बहुत से पॉइंट्स हैं इसमें मेंशन, लेकिन ये सिग्निफिकेंट थे जो मैंने गोशगुजार आपके कर दिए। जनरल साहब, टाइमिंग कितनी अहम है फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, इसकी अहमियत क्या है फैसलों की? देखिए, पाकिस्तान में आर्मी में जब भी फैसले होते हैं जो बेसिकली पॉलिसीज के लेवल पे होते हैं, तो वो कोर कमांडर्स ही वो सबसे बड़ा फोरम है जहाँ पे ये फैसले होते हैं और इसके बाद उनके आगे उन पे अमल दरामद शुरू होता है। जो भी फैसले, बहुत सारे अहम मौजूआत यहाँ पे ज़ाहिर बहस आते हैं, खास तौर पे फौज के अपने जो अंदरूनी हालात हैं, फौज के बारे में, तो फौज के बारे में जो बातचीत या जो भी किया जा रहा है उसके बारे में खास तौर पे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली फौज हमारे ही में से है, हमारे बहन भाई बच्चे भी इसमें फौज में शामिल हैं, तो सब इस चीज़ को महसूस करते हैं। जो भी उनके ऊपर जिस किस्म के उनके बारे में अच्छी बात की जाए वो भी होती है, जो उनके बारे में गलत बात की जाए उसका भी बहुत बड़ा असर लेते हैं जो फौज में हमारे लोग हैं। बैसियत मजमूई भी इसका एक इफेक्ट होता है इसमें। तो और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी इलामिया जारी होता है उसका अपना एक बैकग्राउंड है और उसका एक खास इफेक्ट होता है उसका। तो बैकग्राउंड तो वाकई वही है जो 9 मई और उसके बाद जो वाकयात, जो उससे पहले जो वाकयात हुए, और इसमें सोशल मीडिया पर दाएं बाएं जो गर्दिशें कर रही थी कि फौज ने पकड़ लिया, फौज ने मार दिया, फौज ने कर दिया, तो ये चीज़ तो मेरा ख्याल बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया कि फौज इसमें किसी तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन फौज इस हद तक ज़रूर सेंसिटिव भी है और होना चाहिए भी। मेरा ख्याल बसीत कौम भी इस बारे में बहुत सेंसिटिव हैं कि हमारी जो फौजी तनसीबात पर जो हमले किए गए, जहाँ आग लगाई गई, जहाँ पर फौजी जो हमारे शुहदा हैं, शुहदा की यादगारें हैं, उनको जिस तरीके से और वो जो नाजेबा बरकत की बात की गई, उस लिहाज से डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान ही इस बात पे परेशान भी है, उसको दुख भी है। तो फौज को डेफिनेटली चूंकि डायरेक्टली इफेक्टेड हैं, तो उनकी तरफ से ये बात होना कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है। लेकिन जब ये ऐलान भी हुआ है कि फौजी अदालतों में उनके मुकदमा चलाए जाएंगे सीक्रेट एक्ट के तहत, ये तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी हमारी बात कर चुकी है और इसके तहत मेरे ख्याल मुकदमा कायम भी हो गए हुए हैं और शायद कोर्ट्स बन भी गई हैं, तो और वहाँ पर मुकदमा भी चलेंगे। और ये भी चीज़ मैं यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि जब ये फौजी अदालतों मुकदमा चलेंगे तो आम तासुर ये भी दिने की कोशिश की जा रही है कि ये वहाँ पे बंदा सुबह खड़ा होगा, दोपहर तक उसको फांसी लटका दिया जाएगा। फौजी अदालतें ऐसी नहीं है,
फौज के अंदर भी मामला होते रहते हैं, ऐसे कुछ 6-7 लाख के लोग हैं और हर किस्म के वहाँ पे इश्यूज बनते रहते हैं। और फिर चैलेंज भी हो सकते हैं आला अदालतों में जनरल साहब, उसमें भी फिर उसके बाद वो आप वकील कर सकते हैं, चैलेंज किया जा सकता है। वो अलाउ है। फौज का जो अपना जो निज़ाम अदल है, जिसके तहत फौज में एक डिसिप्लिन भी कायम है, वो बड़ा जरूरी है और बड़ा एक इफेक्टिव निज़ाम अदल है फौज का अपना। और ये फौज ने अपने खुद नहीं घड़ा हुआ, इसको आईन पाकिस्तान के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट भी बना हुआ है, सीक्रेट एक्ट भी पाकिस्तान का हमारी मंजूर शुदा है हुकूमत की तरफ से भी और आइन में भी। तो इसलिए इस बात पे भी प्रोपेगेंडा बिल्कुल फजूल है और जो लोग कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से डेफिनेटली हम सब आज भी रंजीदा हैं और ये शायद बड़े अरसा तक के जहन में लोगों के रहेगा कि वो क्या चीज़ थी जिसने लोगों को इस हद तक लेके आ गए कि फौजी तंजीबात को ना सिर्फ निशाना बनाया गया बल्कि डायरेक्टली वहाँ पर इस किस्म के जो वाक़यात हैं, जिस तरह लाहौर में कोर कमांडर का घर है जिस चीज़ से उसको जलाया गया और जिस तरीके से वेंडलिज्म का मुजाहरा किया गया, CSD थी वो वेंडलाइज कर दी गई यहाँ पर। इस किस्म की चीज़ें हर कौम को मेरा ख्याल है उस पर फिक्रिया है कि और ये इंसिडेंट जनरल साहब माजी के इंसिडेंट से अक्सर मुख्तलिफ था। हमने देखा कि मॉडल टाउन इंसिडेंट, उसमें भी कोई ना कोई पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस थी, फिर पार्लियामेंट अटैक हुआ और PTV पर हमला किया गया, लेकिन वो सियासी उसमें मुज़मरात थे। ये वाक़या अक्सर मुख्तलिफ था, इसलिए इसके ऊपर इस तरह का रिएक्शन भी समझ आता है। लेकिन राना साहब, इसमें एक जुमला नाकाबिल तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। हमें आइडिया है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात कौन कर रहा है, लेटर किसको लिखे जा रहे हैं, मुलाकात करके किन्हें कहा जा रहा है, जिनको कहा गया कि एब्सोल्युटली नॉट, और कहा गया इब्तिदा में इल्ज़ामात उन पर आयद किए गए कि हुकूमत की इससे बेदखली में उनका हाथ है। अब ये जो जुमला है वो ये आपके ख्याल में क्या असर्ट कर रहा है कि इट इज़ इन नोटिस और ये ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, इसका अच्छी तरह आइडिया है, और क्या समझते हैं आप इसमें अहम बात? देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल ज़रा जहन में ज़रूर रखिएगा, एंड दिस इज़ नॉट इवन अ एग्जाम्पल, इट्स मोर देन दैट। अगर आप देख लें, ट्रंप हुकूमत के दौरान यानी कि ट्रंप के सपोर्टर्स और वोटर्स ने जिस तरह अटैक किया था, उनको क्या सज़ाएं नहीं मिली थी? बिल्कुल मिली थी। और उनको ट्रायल्स नहीं हुए थे? बिल्कुल हुए थे। जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स अ कंपल्शन फॉर एवरीवन। सो वो कंपल्शन जो है, अकॉर्डिंग टू दैट कंपल्शन, वो अगर आप जहन में रखें तो वो यहाँ पे हमारी तनसीबात हैं। तनसीबात से मुराद ये है कि ऑफिशल्स का, मिलिट्री ऑफिशल्स का, हाई रैंकिंग ऑफिशल्स की अकोमोडेशंस हैं। और उसके साथ साथ उसको एक और चीज़ भी ज़रा जहन में रखें, उसके अंदर एडिड वैल्यू है। और वो एडिड वैल्यू ये नहीं है सिर्फ कि वहाँ पे जिना हाउस का नाम लिखा हुआ है, दो वहाँ पे जिना नहीं रहे कभी, बट देन अगेन जिना हाउस लिखा हुआ है वहाँ पे। और उसके सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जहाँ पे शोहदा, देखिए सीने पे गोली खाना कोई आसान काम नहीं है, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ। वहाँ पे जो लोग शहीद हुए हैं, उनके बीवी बच्चे माँ बहन नहीं है उनकी कोई, उनकी भी थी ना, उन्होंने भी जाने दी, हमारे लिए दी, और वो इसलिए दी कि हम लोग जनाब आराम से बैठ सके। उन्होंने इसलिए तो नहीं दिए कि उनके जो हाउसेज हैं या उनके ऑफिशियल्स के या उनके ऑफिसर्स के जो हाउसेज हैं उनको रैंसैक कर दिया जाए। ये तो हो नहीं सकता ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, देन एक चीज जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जो आपने बात की, जो जिक्र किया आपने, उसमें देखे ट्रायल जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो फेयर ट्रांसपेरेंट ट्रायल होगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहां पे यहाँ पे आर्मी एक्ट की बात है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात है, तो जब व्हेन यू आर हिटिंग अ प्लेस विच इज जहाँ पे ऑफिशियल्स रहते हैं, आर्मी आर्म्ड फोर्स ऑफिशियल्स रहते हैं, आर्मी के ऑफिशियल्स आर्म्ड फोर्स के ऑफिशियल्स रहते हैं, वहाँ पे या किसी भी ऐसी तंसीबात पे अगर आप जाके उसको रैंसैक करेंगे या वहाँ पे हमला करेंगे, तो आप क्या वहाँ से क्या समझते हैं कि वहाँ से आपको आगे से लोग क्या फूलों के हार पहनाएंगे? ऐसे नहीं होता, इट डजंट वर्क दैट वे। आज आप इस चीज़ की इजाज़त देंगे, कल आप इससे कोई बड़ा खुदा न खास्ता इंसिडेंट आप होने के लिए या
देखने के लिए तैयार हो सकते हैं। यानी राना साहब आप कह रहे हैं ये नागुज़ीर था, जिस अज़म का अदा किया गया है वो नागुज़ीर था ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो सकें। इट शुड बी फॉर द लास्ट टाइम। आयशा, बट मुझे बताएं, व्हाट डू यू सी आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल, जो हेड ऑफ द पार्टी हैं, क्या आर्मी एक्ट के तहत उनका ट्रायल, उसका रास्ता साफ हो गया या पार्टी बैन, कहां तक बात जाती देख रहे हैं आप इसके बाद? देखिए इसमें सब्सटैंशियल एविडेंस की बात आएगी। देखिए कुछ लोगों की जो ऑडियोज या वीडियोज जो है वो लॉ क्या कहता है उसके बारे में वो तो लॉ के एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो वही बता सकेंगे। लेकिन एविडेंस के बारे में आर्मी चीफ के ये अल्फाज हैं कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद, इसका मतलब है कि उनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं? जी बिल्कुल है। मैं आपको इससे आगे भी बता सकता हूँ कि इससे ज्यादा भी शवाहिद मौजूद है जो हम मीडिया पे देख रहे हैं, इससे ज्यादा भी हैं और वो इससे ज्यादा मैं अब डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन इससे ज्यादा शवाहिद मौजूद हैं और पीटीआई की उन लोगों के भी हैं जिन लोगों को हमने मीडिया में नहीं देखा, जिनकी ऑडियोज या वीडियोज हमने मीडिया में नहीं देखी। मैं इससे ज्यादा और नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सब्सटेंशियल एविडेंस इज देयर और वो उनको सामने रखते हुए जो भी ट्रायल होगा, चाहे आर्मी एक्ट के तहत हो, चाहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हो, जिस तरीके से भी हो, उनको देख के होगा। अदर देन दैट इफ समबडी इज थिंकिंग कि कोई अननेसेसरी या कोई गलत किसी को इम्प्लीकेट कर दिया जाएगा, दैट इज नॉट हैपनिंग। अब वो दौर भी नहीं है, ठीक है, किसी को गलत आप इम्प्लीकेट कर भी नहीं सकते, एडवांस हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी जनरल साहब। आयशा, इसमें एक चीज बहुत अहम जो हमें नोट करने वाली ये है कि जब से ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत बात हुई है, इंटरनेशनली इसको उछाला जा रहा है और उसके जरिए जो हमारा जो सारा ही निज़ाम अदल, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फौज में राइज भी है और काम भी कर रहा है, बहुत इफेक्टिव भी है, इस पे उंगलियां उठाने की कोशिश की जा रही है बार बार। और बाहर से जो गैर मुल्की लोग हैं, शायद उनको कहा जा रहा है, उनके जरिए लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि ट्रायल्स ना हो। तो ट्रायल्स तो पहले भी पाकिस्तान एमनेटी कोर्ट के तहत होते रहे हैं, शायद आंदा भी होते रहेंगे। और इसके ट्रायल के बारे में जैसे पहले ही मैं कह चुका हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स को, जिनको मिलिट्री के साथ नाम लगा हुआ है, इसको ये तासुर दिया जा रहा है कि ये बिल्कुल कैंगरी कोर्ट की तरह की बात ही है। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल दुनिया के लिए भी बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। मैं अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं बता रहा 6 से 7 लाख फौजी हैं हमारे जी, और वहाँ हर किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। उन सब के इन्वेस्टिगेट भी होते हैं, ट्रायल भी होते हैं, और वो ट्रायल पे सजा भी मिलती है, अपील भी होती है, अपील पे कई दफा अपील हो जाती है, अपीलें कई दफा माफ भी हो जाती हैं इसमें जी। ये इसलिए पूरा एक निज़ाम अदल है, और जो ये फौज ने अपना निज़ाम नहीं बनाया हुआ, फौज को एक पूरी इसकी बैकिंग हासिल है, पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तान के कानून की पूरी बैकिंग हासिल है। ये उसका एक जुज़्व है जो पाकिस्तान आर्मी, और इसमें जो तरमीम भी की जाती हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ इनकॉर्पोरेटेड होती हैं जनरल साहब, और ये माजी करीब की बात है, ट्रायल्स हुए हैं इसके अंडर जी। आइन की, पाकिस्तान में कानून की मुख्तलिफ रूल्स की 26 किताबें हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं और समझनी पड़ती हैं, ठीक है। ऐसे हवा में नहीं सब हो जाता। अतर जो जनरल साहब और राना साहब बात कर रहे हैं, ना तो यहाँ मुल्क में खाना जंगी है और ना ही ये कोई मकबूजा इलाका है जिस तरह से मदद तलब की जाती है, ख़त लिख के कहा जाता है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आप बात करें, मुलाकात में इस बात पे जोर दिया जाता है। सो ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मैसेज है, डू यू थिंक कि इसका ताल्लुक सिर्फ मकामी सतह से नहीं, आलमी सतह से भी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है, लाउड है, और दूसरा एक तरह से मैसेज जो है वो दूसरी तरफ से अवाम की तरफ से भी ये है बिल्कुल वाज़ेह कि हम अपने इदारों के पीछे खड़े हैं, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। आप देख लें कि अब जब यहाँ पे यौम शोहदा मनाया गया, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो रिएक्शन आया वो आपके सामने है। तो फौज के लिए इदारों के साथ उनका जो ताल्लुकात हैं अवाम के, वो बिल्कुल सबके सामने। इसके अंदर यकीनन रखना डालने की कोशिश की जाती है, एक तरह से बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो लोग 9 मई के अंदर मुलविस हैं किसी भी सतह के ऊपर, किसी ने प्लानिंग की है कि किसी ने वहां पे जाके फिजिकली वहां पे अटैक किया, उन सबको आइन और कानून के मुताबिक सजाएं दी जानी चाहिए। और यही बात आज फॉर्मेशन कमांडर्स का जो एलामिया है उसमें यही चीज कही गई है। अब दूसरे इसमें यह है कि यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन भी ये है कि जो सिविलियन इंतजामिया है वो किधर है। देखिए ना, जिस तरह भी जनरल साहब ने भी जिक्र किया, राना साहब ने भी जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया कि जी वहां तक बात जा रही है, यहाँ तक बात जा रही है, कैपिटल हिल का जिक्र होता है, पर कैपिटल हिल में कितने पुलिस वालों को नौकरी से निकाला गया था?
कैपिटल हिल के जो पुलिस चीफ थे उनको रिजाइन करना पड़ा। तो इधर जो इतना बड़ा सान्या हो गया जना हाउस के ऊपर, किस पुलिस वाले से कुछ पूछा? तो जो पॉलिटिकल सिविल फेलियर है ना, वो आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से फिर आलमी सतह के ऊपर इंसानी हकूक की बातें भी होती हैं। आप देखें, जब आपकी अदालतें ये कहेंगी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको जमानत मिलेगी, तो फिर आलमी सतह पे इंसानी हकूक की तो बात होगी ना। आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये रिमार्क्स दिए, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, फिर जनाब आप पेशावर हाई कोर्ट। अब तो ये कोई 3 का मखसूस का बेंच भी नहीं है। तो और फिर यहाँ पे जिस तरीके से मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, क्वेटा में कत्ल हुआ और मुकदमा इमरान खान पे कर दिया। तो जो सियासी हुकूमत का रवैया है ना, उसकी वजह से आलमी सतह के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। अब लाहौर की पुलिस, आपने दिखाया, पूरी दुनिया ने दिखाया, हर चैनल ने दिखाया कि लाहौर की पुलिस अपने शहरियों की विंड स्क्रीन तोड़ी है, गाड़ियों के शीशे तोड़ी है यूनिफॉर्म पहन के। क्या ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? तो फिर ये सिविलियन जो फेलियर है ना, ये इशू है। यहाँ पे हमारे जो इदारे हैं उनका इशू नहीं है। इदारे तो बेचारे, उस दिन भी उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया। क्या कोर कमांडर हाउस में इतना असला नहीं था कि वो गोलियां को चला के बंदों को मार देते? नहीं, वो अपनी आवाम के ऊपर उन्होंने गोलियां नहीं चलाई। लेकिन पुलिस चीफ किधर था, जिसको, जो अगर कैपिटल हिल का पुलिस चीफ घर गया है तो आईजी पंजाब साहब के से क्यों नहीं किसी ने पूछा कि जनाब आपका फेलियर किधर है? तो ये जो सिविलियन पार्ट पे फेलियर है, वो बिल्कुल हमें मिसिंग नजर आ रहा है। और फिर जिसकी वजह से आलमी सतह के ऊपर भी इंसानी हकूक और दीगर जो चीजें, उसका मामला फिर उठता है। सो मैनी क्वेश्चंस जिनके लिए कमीशन बनता, जुडिशल कमीशन, तो शायद इन सवालों के जवाब मिल जाते। लेकिन सिविलियन फेलियर्स की बात कर रहे हैं अतर नैयर साहब, आपने सुना आज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस तो ये बताती है कि उससे हट के पिक्चर कुछ ज़्यादा ब्रॉड है और उस पिक्चर में एक पॉलिटिकल पार्टी, मंसूबा साज, मास्टरमाइंड, सहूलतकारों, सभी की बात की गई है। आप आर्मी एक्ट और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का अहाता आप बेहतर कर पाएंगे? नहीं, एक नेक्सस तो है। आर्मी एक्ट में ट्रायल फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट परमिसिबल है उन लोगों का भी जो कि आर्मी के बराह रास्त सब्जेक्ट ना हों। इट मीन्स सिविलियन कैन बी ट्राइड, जो लेटर इस वक्त नज़र आ रहा है। और रिसेंट पास्ट में भी 2 केसेस हैं, अदरीस खटक केस और हसन अस्करी केस। हसन अस्करी तो एक फॉरेन नेशनल भी थे, खदीजा शाह के साथ उसका केस एट पार है, लेकिन अभी तक वो सज़ा भुगत रहे हैं दोनों। हसन अस्करी को भी कोई रिलीफ नहीं मिली और अदरीस खटक को भी। अब जहाँ तक बात है कि क्या मौजूदा जो इंटेंशन है या डिज़ायर है फॉर द ट्रायल ऑफ सम ऑफ द ऑफेंडर्स अंडर आर्मी एक्ट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जब तक हाई कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में इन्हें नल एंड वाइड करार ना दे दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार ना देंगे, तब तक ये ट्रायल होंगे। ये कोई हाई कोर्ट में कोई एग्रीड पर्सन जाता है तो फिर इस पर कोई क्लियर फाइंडिंग्स आएंगी। 1-2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई है एक, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेशावर हाई कोर्ट में भी आई है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लाहौर में अभी फाइल होती है या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो दूसरी बात है कि हु इज़ टू बी ट्राइड अंडर आर्मी एक्ट एंड हु इज़ नॉट टू बी ट्राइड, ये एक बड़ा सीरियस इशू है। आज उन्होंने ये इशारा किया है, उन्होंने कहा है कि हैंडलर्स, फैसिलिटेटर्स, कॉन्स्पिरेटर्स एंड अबैटर्स जी, और हमारे पास नाकाबिले तरदीद शाहिद मौजूद है। इसका मतलब ये है कि उनके पास रिफ्यूटेबल एविडेंस है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, अबैटमेंट की। फिर उस अबैटमेंट को या कॉन्स्पिरेसी को कैसे कम्युनिकेट किया गया, किन किन लोगों ने उस डिज़ाइन को एग्जीक्यूट करने में बिहाइंड द सीन किरदार अदा किया, किन लोगों ने ऑन द सीन किरदार अदा किया टू कंप्लीट द ऑफेंस, और किन लोगों ने एग्जीक्यूट किया। ये 4 स्टेजेस पे ऑन लीगल साइड ये फैक्ट्स इस्टेब्लिश करना पड़ेंगे। उनका ठीक है, एक मौक़िफ़ दुरुस्त है कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शाहिद मौजूद हैं, लेकिन हमारा जो आर्टिकल्स हैं 10A जो फेयर ट्रायल राइट्स अलाउ करते हैं जी, और हमारे रूल्स ऑफ एविडेंस वो यही चाहते हैं कि बेहतरीन शहादत पेश की जाए और किसी भी जुर्म को बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट प्रूव किया जाए। आज के मौक़िफ़ को कि उनके पास नाकाबिले तरदीद शाहिद मौजूद हैं
किसी के पास भी रद्द करने की कोई गुंजाइश नहीं। आज की मीटिंग इतनी ब्रॉड बेस थी कि लगता है ये कलेक्टिव विजडम है और एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से गुजर के उन्होंने ये ऐलान किया है। जब ये मुकदमा चलेंगे तो तब ये सामने आएगा कि क्वालिटी ऑफ एविडेंस क्या है और क्या वो इस स्टैंडर्ड पे पूरी उतरती है जिससे हम ये कह सकें कि बेस्ट एविडेंस रूल पे पूरा उतरती है। और अच्छा उसमें ये मेंशन करना सिविल एग्जीक्यूटिव का जो किरदार है मैं उसमें बता दूं, ये तो उनका मौक़िफ़ है विच इज़ येट टू बी ट्राइड। अभी जो साथ एक साइड शो चल रहा है वो है कि सैकड़ों अफराद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत उनके डिटेंशन वारंट्स जारी कर दिए गए। पांचों हाई कोर्ट्स ने बेशुमार लोगों के डिटेंशन ऑर्डर्स ये कह के सेट साइड कर दिए कि माकूल शवाहिद मौजूद नहीं है। इस वजह अभी तक जो सिविल गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, उनके बारे में तो पांचों हाई कोर्ट्स इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर मुतअद्दिद जजमेंट्स ये दे चुकी हैं कि इन डेट न्यूज़ के ख़िलाफ़ माकूल शवाहिद नहीं है और कई लोगों की डिटेंशन 2-2 बार 3-3 बार सेट साइड हुई। जी ये तो सिविलियन जो एक्शन था वो तो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। हाँ, अब उनका जो क्वालिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल करार पाती हैं कि ट्रायल ऑफ सिविलियन बिफोर द मिलिट्री कोर्ट इज़ इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डजंट बार इट, तो फिर ये ट्रायल लॉफुल होंगे। ऑब्वियसली लॉज तो हैं ना, ये तो नहीं कहा जा सकता कि मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोई कानून नहीं है और ये बहुत पहले से है। अब ये पाकिस्तान बनने से भी बहुत पहले का कानून है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। और ये भी साथ वाजे कर दूं जिन लोगों को बड़ी इस पे होती है, जनरल साहब बैठे, मुझे कुछ कहना ज़ेबा नहीं है, दुनिया का कोई मुल्क और दुनिया के किसी भी मुल्क की फ़ौज इंटरनल डिसिप्लिन के लिए कोर्ट मार्शल्स को रूम देती है, जवाज़ देती है और स्पॉइनेज को हर जगह पे ज़ीरो टॉलरेंस पे लिया जाता है। तो ये आप उससे होपफुली जनरल साहब विल एग्री कि स्पॉइनेज को कम से कम कहीं भी कोई टॉलरेंस नहीं है, जितने भी हों जमहूरी हों, गैर जमहूरी हों, बादशाह हों, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वेयर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज थ्रेटन्ड, वहाँ कोई टॉलरेंस नहीं है दुनिया के किसी भी मुल्क में। इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड हियर? No, it will not, जो आज नजर आई है, it will not be compromised। No, by a political party, I am asking that it। नहीं, ये तो भी साबित होगा ना, लेकिन एक बात मैं तो शुरू से कह रहा था कि जो नजर आ रही है कि ये ऑफेंसेस हुए हैं, अब वो तो मेरा तो पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है कि दे मस्ट बी ट्राइड एंड प्रोसिक्यूटेड। ये तो कोई बात नहीं है कि 20 आदमी जाएं, कोई किसी का घर जला के आ जाए। उन्होंने मिसाल दी, ये रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। कैपिटल हिल पे जो हुआ था वो भी तक सजाएं हो रही हैं। हाँ, बस लंदन रॉयट्स को ये तजाद देखा जाता है कि वहाँ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं, लंदन रॉयट्स पे यही था ना कि प्रोटेस्ट था ना जी। तो मैं बिल्कुल इस बात पे बड़ा यकीन रखता हूँ कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रोटेस्ट, एजिटेशन एंड कमीशन ऑफ ए क्राइम। आपको नारे लगाने का हक है, गाली देने का हक नहीं। हाँ, आप सड़क पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है, किसी राहगीर की गाड़ी को नहीं जला सकते, आप घर किसी का भी नहीं जला सकते। चलें, ठीक है, बड़ा अच्छा एनालिसिस नहीं है सब। और अगर आप घर जलाने जाएंगे, अगर आप घर पॉइंट्स भी तो वो घर किसी का भी हो, somebody has to be punished। जरूरत थी, कम से कम आज रेड लाइन तो एस्टैब्लिश हो गई है पाकिस्तान की। ब्रेक। वेलकम बैक। कुछ पॉलिटिकल बैटलफील्ड की तरफ आते हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब खासे मुतहरिक हैं और वो बाकायदा इकोनॉमी रिलेटेड सवालों के भी जवाब दे रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी सेमिनार से खिताब किया, उन्होंने ताजरों को एड्रेस किया, उन्हें यकीन दिलाया पाकिस्तान में सरमायाकारी की गुंजाइश मौजूद है, पाकिस्तान अब भी आगे जा सकता है। वो डिफेंस बजट की भी बात करते दिखाई दे रहे हैं। उनके इस गैर मामूली मुतहरिक होने की वजूहात क्या हो सकती हैं वो तो अपनी जगह आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। ज़रा कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स शामिल कर लेते हैं जो आने वाले दिनों का भी अहाता करते हैं और इस वक्त सियासी मौसम का भी। 2013 से 2018 के दरमियान पाकिस्तान ने भी एक हैरान कुन सफर किया था, लेकिन हमने अपने हाथ से उस तरक्की के सफर को पंक्चर किया। तो लिहाजा हम अपने इंटरनल सिस्टम को भी ठीक करें, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को यकीनी बनाएं और एक डेकेड ऑफ स्टेबिलिटी पैदा करें, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज 10 साल से पहले नतीजा खेज नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अहले वतन हैं, हम सब ने मैच्योरिटी के साथ
इस मुल्क को पोलराइजेशन से निकालना है कि इस वक्त कोई एक लीडर, कोई एक जमात और कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि मैं सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को फिक्स कर सकता हूं। हमें एक बहुत बड़ी कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। सियासतदान बातें बहुत अच्छी करते हैं, अभी एहसन इकबाल साहब की बातों से भी ये झलक रहा था, लेकिन अमल दरामद इन पर क्यों नहीं हो पाता ये समझ से बाहर है। अच्छा जनरल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट ख़ासी मानी खेज़ है। उन्होंने ये मेंशन किया है कि जेल के दिनों में उन्होंने इकॉनमी के ऊपर काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं और उन्होंने ऐसे हल भी दिए, ऐसे सॉल्यूशंस भी दिए जिससे जो रिज़र्व्स थे वो 24 अरब डॉलर्स के हो गए और अब की बार अगर वो आएंगे तो 100 अरब डॉलर से ऊपर तक पहुंचाएंगे। 10% से 100% याद आ गया मुझे तो। और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते ये, या नहीं करा सके, इलेक्शंस तभी होंगे जब वो कराएंगे। इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह हो सकती है जनरल साहब? ये वजह तो साफ जाहिर है। इस वक्त जो हमारी फेडरल हुकूमत है वो तो बैसाखियों की सारे खड़ी है ना, उनकी अपनी तो परफॉर्मेंस निल है। और जो पहले जिस बात पे बात हो रही थी, जो एलामिया पे कोर कमांडर्स के, उसमें ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। पीडीएम और उनके जो हवारी हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वो जो कुछ भी वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि ये इसका कोई इम्पैक्ट नेगेटिव होगा, वो बड़ी खूबी से, बड़ी महारत के साथ ये सारा जो मलबा है ये डिफ्लेक्ट कर देते हैं। और आजकल देखिए जो भी बोझ है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उठाना पड़ रहा है। ये भी एक तकलीफ है हमारा, मेरे लिए। और यहाँ मैं ये भी मेंशन करता चलूँ कि अगर तो सिविलियन इदारों के प्रोवाइडेड सबूतों पे काम करना है तो फिर मुश्किलात होंगी। जो अभी तक जिस तरीके से 5 हाई कोर्ट ने इनको रिजेक्ट किया है, मेरे ख्याल आइंदा मुश्किलात बनेंगी। अच्छा हाँ, जहाँ तक जरदारी साहब का ताल्लुक है, देखिए जरदारी साहब ने बहुत सारी मैं समझता हूँ कि कानून की, आइन की सब किताबें पढ़ रखी हैं, जिसकी वजह से माशाल्लाह उनके जो फाइनेंशियल एम्पायर है वो बहुत बड़ी है। कानूनी तौर पे इतने माहिर हैं कि आज तक किसी मुकदमे में पकड़े नहीं गए। बाकी दुनिया कहीं और लड़ती रही, वो आराम से अपने आप को नैब से क्लियर कराते रहे। तो ये तो हकीकत है हमारे सामने। और ये भी हकीकत है कि जो भी हो वो करके उन्होंने अपने आप को एक जगह पे कायम रखा हुआ है। और अब वो जिस तरीके से मैदान में गर्म अमल है, उनका ख्याल ये है कि मेजर पॉलिटिकल जो प्लेयर्स हैं उनमें से कुछ उनके साथ आ मिलेंगे, जिसकी वजह से वो पंजाब में भी जहाँ पे पहले उनके लिए बड़ा मुश्किल थी शायद आप दरार डाल सकें। तो वो, और साथ ये मत भूलिए कि जब ये बलिस्तान की हुकूमतें आगे पीछे होती हैं तो जरदारी साहब का नाम कहीं ना कहीं जरूर आ जाता है। सही है या गलत है वो तो कागज जाने वाले बता सकते हैं, लेकिन आसार यही होते हैं कि जरदारी साहब वहां बहुत अच्छी तरह गेम खेलते हैं। और अब ये मत भूलिए कि जरदारी साहब की मौलाना साहब की यारी बड़ी पुरानी है और केपी में भी उनका ख्याल ये है कि शायद कुछ उनको मिल जाए और वो इस पोजीशन में आ जाए कि अगर हुकूमत ना भी बना सके तो वो इतनी पावरफुल पोजीशन में होंगे फेडरल लेवल पर भी। सिंध हुकूमत उनके पास होगी और शायद बलूचिस्तान की हुकूमत किसी तरीके से उनके साथ मिल जाए कि वो अपनी टर्म डिक्टेट कर सकेंगे। वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उजाड़ा जो पड़ गया है एक जमात के ऊपर, वहां से जो भी फल गिर रहा है वो सारे समेटने में मशरूफ है। वो एक पार्टी बन रही है, कभी दूसरी पार्टी बन रही है। इसमें ज़ारी साहब भी अपना वो तो महारत रखते हैं। सिंध क्यों भूल जाते हैं पिछले साल सिंध हाउस के जो स्पेक्टिकल्स थे जो भी वहां पे हुआ था। और बहरहाल जहां तक इकोनॉमी का ताल्लुक है मैं उनकी महारत को मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा, कि जिस तरीके से उन्होंने ग्रो किया है अपनी एम्पायर को वो तो वाकई काबिल रश्क है। किस तरीके से किया है शायद वो काबिल रश्क नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ है उनकी उसकी तरफ देखिए कभी उन्होंने सारा नहीं होने दिया। वो मेरी याद है कि इंटरव्यू में किसी से पूछा था उनसे, मेखर बड़ाई साहब थे, कि ये पैसे जमा हुए हैं, वो कह रहे हैं आपके जमा हुए हैं। कहता है जी किसी को साबित करना पड़ेगा ना, मैंने जाके जमा कराए हैं तो भी बात बनेगी ना। वो कानून इन चीजों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। बाकी सियासी तौर पर तो ये देखिए क्या बनता है, जब मैदान सजेगा तभी होगा। और ये बात उनकी बड़ी मानी खेज है, इलेक्शन जब मैं चाहूंगा तब होगा इनका। ये बड़ी मानी खेज बात ये है, तो इसलिए मानी खेज है कि उन्होंने अपने आप को बड़ी स्ट्रांगली अपने आप को प्लेस किया हुआ है जगह पर। जितना मलबा है, जितना मलबा है पिछले 1-1.5 साल में, वो सारे का सारा मलबा समेटने के लिए हमारे जो नून लीग के माहिरीन हैं वो इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि सारा का सारा मलबा अपनी गोद में ले लेते हैं, संभाल लेते हैं उसको। अच्छा। जिसकी वजह से पीस पार्टी अपने आप को साफ बचा के रखी हुई है। आज तक देखिए किसी ने ये नहीं कहा कि पीस पार्टी की हुकूमत में फेलियर है इसका। सब बात जो भी कर रहे हैं पीडीएम का फेलियर है, वो पीडीएम का हिस्सा भी नहीं है। तो उनका हिस्सा है, पीडीएम का हिस्सा नहीं है वो। तो वो इस लिहाज से
बड़ी माहिराना गेम खेल रहे हैं, बड़ी एक्सपर्ट गेम है ये। अच्छा, ये गेम चेंजर है जरदारी साहब। राना साहब, आप तो अच्छी तरह असेस कर सकेंगे कि पींगा पावा मैं तो झूठे में तू, यानी सारी जिम्मेदारी नून लीग के गले, लेकिन सारा फायदा जो है वो जरदारी साहब समेट रहे हैं। और आप वो कह रहे हैं कि मैं इतने अरब डॉलर्स भी उसकी इकोनॉमी हम बना देंगे। वो 200 अरब डॉलर याद आ गए मुझे मुराद सईद वाले, वो तो नहीं आए जो IMF के मुंह पे मारने थे। अभी IMF हमारे मुंह पे मार रहा है लेकिन पैसे नहीं मार रहा। अब आप ये बताएं कि ये जो जरदारी साहब क्या गेम खेल रहे हैं पंजाब में, और नून लीग घूसलों की पॉलिसी पे क्यों है? देखिए, पहले तो जरदारी साहब का मैं जिक्र कर दूं, मैं पहले भी जिक्र किया था, उस पर मुझे काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। और मैंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब के पास वक्त जो है स्टॉप करेगा व्हेन इट कम्स टू लाइक मेकिंग द गवर्नमेंट, मेकिंग द फेडरल गवर्नमेंट। और पंजाब में भी वो मैंने पहले भी कहा था कि उनके नंबर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे या इतना वो असर्ट कर सकेंगे कि उनके बगैर पंजाब का वजीर आला नहीं बन सकेगा। सो वो उस पर बिल्कुल उस पर लगे हुए हैं और उस पर काम भी उन्होंने काफ़ी हद तक कर चुके हुए हैं। अभी तो उन्होंने अपने सारे कार्ड्स आसिफ जरदारी साहब ने शो नहीं किए। अच्छा, जो नई बात है ना वो ये है कि वो कह रहे हैं जनाब कि पंजाब के जो बिजनेसमैन हैं, सारे पंजाब के बिजनेसमैन जो हैं वो सर जोड़ के बैठ जाएं और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें या इन्वेस्टमेंट लेके आए या वट एवर यू नो एक्टिविटीज जो है इन्वेस्टमेंट की शुरू हो जाए। एंड उन्होंने कहा जी मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगी। टू टेल यू ऑनेस्टली, this thing is happening from the last like so many days. These efforts are happening from the last so many days. कोशिश ये भी की गई थी कि PTI की जो लीडरशिप है उसके साथ भी जब उनकी पकड़ धकड़ नहीं हुई थी, 9 मई से पहले की बात है, वहाँ पे भी 8-9 वहाँ पे भी आपको याद होगा अकील करीम डैडी साहब गए थे और जाके उन्होंने एक छोटी सी कोशिश की थी, लेकिन उस पर बड़ी तनकीद हुई AKD पे और AKD को कहा गया जी वो पता नहीं किस लिए गए थे किस लिए नहीं गए थे। बहरहाल उनकी इंटेंशंस अच्छी थी, वो अच्छी इंटेंशंस के साथ AKD गए थे वहाँ पे। यही चीज़, यही फार्मूला जो है वो लेके आगे चल रहे हैं और जरदारी साहब कह रहे हैं कि सारी बिजनेस कम्युनिटी शुड जॉइन हैंड्स। गारंटर वो खुद बन रहे हैं और लोग जो उनके साथ डील कर चुके हैं या करते हैं आसिफ जरदारी के साथ, दे नो इट वेरी वेल कि गारंटी या अगर कोई जुबान आसिफ जरदारी दे देते हैं तो वो फिर उस पर कायम रहते हैं। 19-20 का फ़र्क हो सकता है कहीं भी किसी जगह पे भी, लेकिन ज़्यादातर यही होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही कहा जाता है कि आसिफ जरदारी साहब जो है अपनी जुबान पे कायम रहते हैं। सो नाउ द थिंग्स आर गेटिंग डिफरेंट, शेपिंग अप इन अ डिफरेंट वे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है ये पहले भी इसकी कोशिश की गई थी, जब PTI की हुकूमत नहीं आई थी उससे पहले भी कोशिश की गई थी और उनके शुरू के स्पेल में भी कोशिश की गई थी कि जनाब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन हो जाए। बट इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वहाँ पे ऐसे सिग्नल्स नहीं मिले उस वक़्त की PTI की हुकूमत में और चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं हो सका क्योंकि पीपल अराउंड द लीडरशिप ऑफ PTI दे वर अगेंस्ट इट। सो फॉर वट एवर रीजन्स, लेकिन वो नहीं मैच्योर हो सकी बात। अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी वैसे साइन हो जाती है तो इन द कमिंग ईयर्स से लाइक फॉर 1 decade वी आर गुड इकोनॉमिकली, वी विल बी गुड। जिसकी मर्जी हुकूमत आए, जिसकी मर्जी हुकूमत जाए, हम सारे हैंड ज्वाइन इन करके सारे मिल के बैठ के हम एटलीस्ट अपने मुल्क की इकोनॉमी जो है उसको जनाब फिक्स कर सकेंगे। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव और बिजनेस कम्युनिटी की तरफ जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या उनको जो बुला रहे हैं आसिफ जरदारी, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, फिर शायद मुझे दोबारा तनकीद का सामना करना पड़े, लेकिन आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन कि बक विल स्टॉप विद आसिफ अली जरदारी। जब मरकज की हुकूमत बनानी पड़ेगी वहाँ पे एक बहुत अहम रोल पीपल्स पार्टी अदा करेगी और पंजाब में भी बहुत अहम रोल प्ले करेगी और दोनों जगहों पे वो एक हुकूमत बनाने या ना बनाने में एक मरकजी किरदार अदा पहले एक और मर्दमशनास ने कह दिया था कि जरदारी तो मेरी बंदूक की शिस्त पर हो, बंदूक के निशाने पर हो। एक आपने बाद में असेसमेंट वो किया, जिसने
वो जिसने कहा था जी वो जाने और उसका अमल जाने, मैं उस पर नहीं कुछ कह सकता। लेकिन द पॉइंट इज कि एक चीज और आपने जिक्र किया कि इतनी नून लीग लो प्रोफाइल पे क्यों है। लो प्रोफाइल पे नून लीग इसलिए है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। देखिए, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जब तक उन्हें 99.9% एश्योरिटी होगी ना कि the country is heading towards elections and everything is sorted out, तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे और फिर ये लो प्रोफाइल जो है नून लीग की, ये आपको जरा थोड़ा सा एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, बल्कि बहुत ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन स्टिल आई वुड से आसिफ जरदारी विल प्ले अ वाइटल रोल जब मरकज की हुकूमत बननी होगी या बनानी होगी, और इसी तरह पंजाब में भी वो अपना बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगे आसिफ जरदारी। व्हेन द कैट इज अवे, यानी कि राणा साहब का तजिया ये कह रहा है, लेकिन कदों मियां दे नारे वजणगे ये भी हमें बता दिया। इलेक्शन जैसे ही अनाउंस होंगे, राणा साहब को बता दो, राणा साहब मैंने तो लास्ट डेट पे भी कहा था कि जरदारी साहब पीएम बने ना बने, प्रेसिडेंट बनते नजर आ रहे हैं, उसकी मैं वजह भी बता दूंगा। हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी अहम प्रेडिक्शन है। और ऐसे में ये भी बातें की जा रही है, जैसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हुई, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तसलसल की भी बात की जा रही है, मुकम्मका की सियासत की भी बात की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। कितनी जान है इस तरह की रूमर्स में, इस तरह की कयास में? ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। अतर की तरफ जाने से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि जेल से रिहा हुए, उन्होंने क्या बात कही वो शामिल करते हैं। उन्होंने ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। क्या कहा, सुने। तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ, आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं उस तहरीक का हिस्सा हूँ जो हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहती है। मेरा जो तजिया है सियासी सूरत हाल पर, मैं चेयरमैन की खिदमत में पेश करूंगा, उनसे रहनुमाई भी हासिल करूंगा। मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से मुफस्सिल बात करूंगा। अतर, शाह महमूद कुरैशी साहब और पीटीआई दोनों के मुस्तकबिल के हवाले से इस वक्त कयास आराइयाँ जारी हैं। आपकी असेसमेंट क्या कहती है, पार्टी का मुस्तकबिल क्या हो सकता है माइनस की सूरत में? और फिर जरदारी साहब की पॉलिटिक्स पे तो जाहिर है आप तबसरा करेंगे। जी देखिए, जिस तरह राणा साहब कह रहे थे कि मैंने पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, लेकिन मुझ पे तनकीद हुई, तो राणा साहब पे तनकीद तो हमने वैसे ही करनी होती है, चाहे वो जो भी बात करें, तो वो एक अलग चीज है। दूसरी बात ये है कि देखें, जरदारी साहब जो हैं वो अब इस तरह बात कर रहे हैं कि मैं 100 अरब के ज़खायर आ जाएंगे और ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जेल के अंदर मैंने इतनी किताबें पढ़ी। मतलब उनके इस बयान के बाद तो लोग अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों के बजाय जेल में भेजेंगे कि शायद वहां पे आप जाके कुछ ऐसा सीखते हैं। हकीकत क्या है? देखिए, गुज़िश्ता बरस जब साहब की हुकूमत खत्म हुई थी तो मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था कि दानिश्वर अभी भी ट्विटर पे फंसे में, ये टिकटॉक का दौर है, टिकटॉक को खोलें। आप अवामी शऊर की इस तरह तौहीन नहीं कर सकते कि बेटा आपका आधी दुनिया घुमाए वजीर खारजा बन के और आप बता रहे हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी, भाई आप 100 अरब नहीं, आप 10 अरब ले आए। डार साहब को छोटा सा फार्मूला दे दें, पूरी गोली उनका ना दें, छोटा फार्मूला उनको बता दें। ये आपकी हुकूमत है, ये इस वक्त जरदारी साहब की हुकूमत है जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। हो रहा ये है कि जो किस्से ये हमें सुनाए जाते थे ना कि जी पुराने डिक्टेटर के दौर में आइन के हवाले से ये कहा गया, आइन का कहा गया कि जी रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, इसकी नोक पे रखते हैं। ये जो हुकूमत है इस वक्त जरदारी साहब की, वली साहब की, मौलाना साहब की, बिलावल की, मरियम की, शहबाज शरीफ साहब की, इस हुकूमत के अंदर उसका आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि इन्होंने आइन को वाकई रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है। क्या इलेक्शंस इन्होंने करवाए 90 रोज के अंदर? 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने थे, वो इन्होंने करवाए नहीं। ये कौन से आइन के तहत आसिफ अली जरदारी साहब ये दावा कर रहे हैं कि जब मैं चाहूंगा तो इलेक्शंस करवाऊंगा? क्या ये मुल्क जो है किसी स्टाम्प पेपर पे लिख के इन लोगों के हवाले कर दिया है? क्या ये इंसानी हकूक नहीं है कि करोड़ों लोग ये फैसला करें कि उनका हुक्मरान कौन हो? क्या ये 4 बंदे बैठ के ये फैसला कर लेंगे? मुझे बता देना, क्या इस वक्त पंजाब के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब गैर जो है, जिसे आप कह सकते हैं मामूली तौर पे मकबूल हो गए, अवाम सड़कों पे निकल आई है? ये तो वही है, इनका वोट तो अभी भी नहीं है। लेकिन पैगाम क्या दिया जा रहा है? हम आज बैठ के पैगाम ये दे रहे हैं कि 4 कमरों में बैठ के जोड़ तोड़ करके हम हुकूमत बना लेंगे और पाकिस्तान की जो अवाम है वो भेड़ बकरी है। मेन जो कल भी मैंने अर्ज की थी कि सारी बहस में अवाम किधर है? हम क्यों नहीं ये कहते कि जनाब ये बंदा मकबूल है, जरदारी को अवामी मकबूलियत हासिल है? नहीं, हम उसकी बड़ाई ये पेश करते हैं कि जी वो बंदे जोड़ तोड़ कर रहा है। क्या वो करोड़ों वोटर को अपनी तरफ माइल कर रहा है?
जो क्या उनकी जो कारकर्दगी है वो हमारे सामने नहीं है। तो इस सारी बहस के अंदर जब आपको अवाम को मिसिंग रखेंगे तो जनाब फिर आपका बहरान रहेगा। आप अभी लिख लें। आप स्पेसिफिकली अतर क्या समझते हैं, नजरियाती तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब को एक्सेप्ट कर लेगा वोटर पीटीआई के लिए? नहीं, शाह साहब को कभी भी नहीं करेगा, किसी सूरत में भी कबूल नहीं करेगा कि उनके बैकिंग होगी तो शायद थोड़ा बहुत, पर वो भी उसमें वो मेरे ख्याल में वो एक तरह से जैसे आप कह सकते हैं ना कि काफी ज्यादा वोटर उनका टूटेगा। और दूसरा मेरे ख्याल में मानेंगे नहीं कि वो खुद पीछे हट जाएं और कहें कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब आगे आ जाएं। ये फार्मूला तो उन तक पहुंचाया गया है, आज दोबारा पहुंचाया गया और शाह साहब ने आज फिर मीडिया से जो बात नहीं की उसकी भी यही वजह है कि मुझे लगता है कि इस फार्मूले के ऊपर नहीं माने। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का वोटर जो सपोर्टर किसी और तरफ जाएगा। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। जरदारी को जितना मर्जी हम उनको पेश करते रहे कि वो कोई बहुत बड़े नेल्सन मंडेला बन गए, हकीकत यह है कि पूरे पाकिस्तान के किसी भी हलके के अंदर आप देख लें कि पीपल्स पार्टी का कितना वोट है और तहरीक इंसाफ का कितना वोट है, आपको फर्क सामने नजर आ जाए। ठीक है, नहीं सब क्या आज भी सॉरी आयशा, आज भी ये जो पैनल्स लगे हुए हैं ना, वो पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला कहा जा रहा है जरदारी साहब को, और ये वही साहब हैं जिनके बारे में कहा था कि ये कोई माहिदा, पता नहीं क्या उन्होंने बात की थी कि ये वादे कुरान हदीस नहीं होते। हाँ, ये कहा था उन्होंने। जी जी, और मौलवी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ था। जी जी, हाँ, वादे कुरान। दूसरा देखिए, ये चार्टर इकोनॉमी एक हमारे ढकोसला में पेश किया जा रहा है, चार्टर डेमोक्रेसी ढकोसला पेश किया जा रहा है। इनमें से क्यों कोई बात नहीं कर रहा कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान करें? क्या वजह है कि ये सिंध में बैठ के जो कुछ कर रहे हैं और सिंध में जो जज्बात उभारे जा रहे हैं लोगों के खिलाफ, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? ये जरदारी साहब बाकी सब बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ इन खानदानों के सर्वाइवल का चार्टर है सर, इसमें कोई डेमोक्रेसी मैं ये बात कर तो ये क्यों ये बात नहीं कर जरदारी साहब कि मेरे जो अरबों की जायदाद मेरी बाहर है, मैं बेच के पाकिस्तान में ले आऊंगा पैसे, वो बाकी लोगों से क्यों तोखो करते हैं ये? तो ये जो कुछ भी हम कह रहे हैं, इतनी मतलब जो हकायतें हम बयान कर रहे हैं, हकीकत से बहुत दूर हो गए हैं हम लोग। आजकल जो 25 करोड़ के लोग हैं, इनमें से 60-65% जवान लोग हैं, 35 साल की कम नए वोटर्स का इंदराज है। लेकिन ये सब चीज़ें तो तभी क्लियर होंगी ना जब इलेक्शंस होते हैं, हम देखेंगे। बहरहाल रियलिटी चेक बड़ा ज़रूरी है और रियलिटी चेक इस वो पीटीआई, आप नैयर साहब बहुत बार इसका इंदिया दे चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब इतने दिन जेल रहने के बाद रिहा हुए तो ना पार्टी छोड़ी और ना ही उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो क्या मैसेज लेके गए और रिएक्शन क्या हो सकता है? नहीं, बात वही है जो अतर साहब ने की है। क्या इस बात पर रजामंद हो जाएंगे कि अपनी सारी पार्टी का इख्तियार शाह महमूद कुरैशी साहब को दे दें, पार्टी उनके हवाले कर दें और शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी को रिकन्स्ट्रक्ट करें? वैसे सियासी तौर पर इस सफ़र की ज़रूरत है कि पार्टी को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। जो हिपोक्रेट्स थे वो भी चले गए हैं और जो हॉक्स थे उन्हें भी साइडलाइन किया जाए। मैंने लास्ट टाइम भी एक बार कहा था कि जो मौका पर थे और मौक़ को हैंडल नहीं कर सके, पार्टी खुद उन्हें निकाल दे कि वो या इनकॉम्पिटेंट है या अकॉम्प्लिस हैं। अब ठीक है, अब जो आज आया है एलामिया फॉर्मेशन कमांडर्स के बाद, बिल्कुल उन सब लोगों का कम अज़ कम एक लीगल ट्रायल होना चाहिए। अगर मुझे इजाज़त है तो मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ कि आज हम सारी सियासी जमातों ने, क्या टीएलपी, क्या पीटीआई, क्या पीपल्स पार्टी, क्या पीएमएलएन, हमने एहतजाजी मुजाहरों में तशद्दुद का अंसर दाखिल कर दिया। कोई शरीफ आदमी किसी एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत नहीं कर सकता कि अनकंट्रोलेबल या एंग्री मॉब पता नहीं किस चौक में जाके क्या हरकत कर दे और वो बेचारा मुफ्त में धर लिया जाए कि वो भी वहीं था। हमें पूरी कुव्वत के साथ रियासती इदारों को प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविटी और क्राइम में एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगी और रेलेवेंट लॉज को इन्फोर्स करना पड़ेगा। वरना ये जो नेक्सस बन गया है क्राइम अंडर दी गाब ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि जब चाहें 3 दिन के लिए रोड्स ब्लॉक कर दें, जब चाहें 3 दिन के लिए ट्रेन्स ब्लॉक कर दें, जब चाहें 3 दिन के लिए शहरों को काट के रख दें, जब चाहे इमारतों को आग लगा दें, तो ऐसा लगता आग लगा दें और बाद में ये कहा ये हमारे बुनियादी तय कर लिए जाएंगे और ये जरूरी भी हैं अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, नहीं, राय का हक है, गाली देने का हक नहीं। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की ये तशरीह निकाली जाती है ना कि जी मुझे इजहार राय का हक है, मैं जो मर्जी कहूँ, मुझे एहतजाज का हक है, मैं जो मर्जी अंदाज अपनाऊँ।
भाई हर चीज रीजनेबल लिमिट्स में। कहते हैं ना आपकी आज़ादी वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ दूसरे की आज़ादी शुरू होती है, दूसरे की लिमिट शुरू होती है, लेकिन नहीं सब नहीं सब। अब देखें ना पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी वोलेटाइल है, उसमें जरदारी साहब जितना समेट सकते हैं मेला वो समेट रहे हैं। बट जहांगीर तरीन फैक्टर, आप कल वो पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं, वो कर सकते हैं, बना सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी। एक ऐसी शख्सियत पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रही है जो अभी तक खुद डिस्क्वालीफाइड है। आज उन्होंने खुद भी इजहार कर दिया। मैं अगर 2 दिन पहले प्रोग्राम होता तो मैंने ये बात क्लियर करनी थी कि जब मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए तो ये इशू आया था ECP के सामने कि क्या मियां साहब पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में आया और अज़राए तफन्नन नहीं, एक हकीकत के तौर पे ये बात बता रहा हूँ कि जो पिटीशंस फाइल की गई थी, मल्टीपल पिटीशंस थी शेख रशीद साहब की जानब से, और मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी और छोटी पोलिटिकल पार्टीज थी। मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थ्रू इट्स सेक्रेटरी जनरल 344/70 We are running out of time. नहीं इनकी थी, और इन्होंने कहा था कि इन्हें प्रेसिडेंट नहीं रहना। अब तरीन मच मोर देन द करंट पिक्चर। बिल्कुल आपकी लाइन ये इस हवाले से क्लियर होगी कि कल जहांगीर तरीन साहब की पॉलिटिकल पार्टी के अनाउंसमेंट का स्टेटस क्या होगा। बहुत से और सवाल भी जहनों में लेकिन हो चुका है। जनरल साहब की इस बात पे इत्तफाक कर लेते हैं जाते जाते एक्स्ट्रो में कि सब चार्टर ऑफ पाकिस्तान पे इत्तफाक करें अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद।